साउथ ईस्ट एशिया के देश मलेशिया की एक दूरदराज झील से 2 लोगों के मरने की रिपोर्ट आई है। धूप निकली हुई है और पानी शांत है, लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा। पानी में खाली बोट तो दिखाई देती है, लेकिन इसके मालिकों की इसमें कोई निशानी नजर नहीं आती। एक डाइव टीम को बुलाया जाता है, जिसके पास गहरे पानी में खोजबीन करने के लिए सही औजार थे। लेकिन कुछ ही घंटों में सर्च पार्टी में से एक मेंबर गायब हो जाता है। इन दोनों मरने वालों को ढूंढने में 1 दिन और लग जाता है। इन दोनों ही मामलों में यह सोचा गया कि मौत डूबने से हुई है, लेकिन फिर यह मामला दिलचस्प होने लगा। इसके करीब फौरन बाद ही लोगों ने इन दोनों मौतों के लिए इस झील में रहने वाले एक जीव को जिम्मेदार बताना शुरू कर दिया। इससे पहले पानी की सतह पर बुलबुले पैदा करने वाला एक अजीब सा जानवर दिखा था। इससे कुछ लोगों को यह लगा कि ये मौतें हादसा नहीं थी, और इस कातिल की पहचान को लेकर तो और भी ज्यादा हैरत हो रही थी। एरापाइमा मछलियां मलेशिया की नेटिव नहीं है, ये तो साउथ अमेरिका की शिकारी मछली है। फिर भी इस रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से कोई एक शायद तब इस झील में पहुंच गई होगी जब कई साल पहले एक अनवांटेड पेट के तौर पर इसे झील में छोड़ा गया होगा। किसी जानलेवा एरापाइमा का यहाँ होना सचमुच हैरान करने वाली बात है। अपने दर्दनाक कठिन तजुर्बे से मुझे मालूम है कि यह मछली किसी मिसाइल की तरह पानी से बाहर आती है। ऐसी कोई बड़ी मछली किसी इंसान को नाव से गिरा सकती है, किसी डाइवर को जोर से टक्कर भी मार सकती है। दूसरी तरफ एरापाइमा कहलाने वाली इस मछली का हुलिया काफी बिखरा सा है। इसका रंग गहरे भूरे से सिल्वर बताया जा रहा है और लंबाई भी 1.25 मीटर से 4.5 मीटर के बीच कही गई है। इसके अलावा ये इंटरनेट फोटो भी है जिसमें कहा गया है कि यही वो मॉन्स्टर है। वहां से हजारों किलोमीटर दूर यहां बैठकर यकीन से कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैं वहां जाऊंगा। तो कहीं ऐसी ही कोई एरापाइमा यहां तो नहीं घूम रही है, और अगर ऐसा है तो क्या इन दोनों मौतों से उसका कोई रिश्ता हो सकता है? मुझे लगता है कि इस राज की जड़ें काफी गहरी हैं, इसीलिए मैं हादसे वाली जगह जा रहा हूं। मलेशिया की लेक केनिया हाइड्रो पावर सप्लाई कराने के लिए करीब 30 साल पहले बनी थी। कहते हैं कि यह लॉख नेस से भी ज्यादा गहरी है। इसके अंदर 13 गांव पानी में डूबे हुए हैं। मुझे अक्सर गांव वालों से अहम सुराग मिलते रहे हैं, लेकिन यहां तो किसी की मौजूदगी का कोई निशान नहीं दिख रहा। मुझे इस झील की एक अजीब बात यह लगी कि यहाँ पर बहुत ही कम लोग हैं। कुछ गिने चुने टूरिस्ट अट्रैक्शंस के अलावा ये इलाका काफी सुनसान है, और ये मॉडर्न रिजॉर्ट्स भी ऐसे लगते हैं जैसे इन्हें जंगल के भरोसे छोड़ दिया गया हो। ये सब वाकई काफी डरावना है। अपने अमेज़न वाले इलाके में एरापाइमस कम गहराई वाली झीलों और कम रफ्तार वाली नदियों में ही रहती है, तो मैं यहां शांत बैकवाटर में खोजबीन कर रहा हूं। जिस दिन ये लोग गायब हुए थे, वैसे ही आज भी ये झील शांत है।
और मैं यहाँ जांच पड़ताल करने के लिए बेताब हो रहा हूँ। और इसके लिए मैं अपना पुराना तरीका ही इस्तेमाल करूंगा। एरापाइमा जब सांस लेने के लिए सतह से ऊपर आती है तब इनका पता चलता है, लेकिन कई घंटे बीतने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा। कहीं मैंने कोई ज्यादा ही बड़ी चुनौती को स्वीकार तो नहीं कर लिया। कैनियर में सैकड़ों द्वीप और छिपे हुए कोव्स हैं, तो ये किसी झील के बजाय कोई भूल भुलैया ज्यादा लगती है। गहराई से इसकी खोजबीन करने में तो बहुत वक्त लग सकता है, लेकिन मेरे बोट ड्राइवर अरमान मुझे बताते हैं कि वो कोई सुराग दे सकने वाले एक शख्स को जानते हैं। खैरुल अबू बकार एक वाइल्ड लाइफ गाइड हैं, जिन्होंने इस झील में और इसके आसपास रहने वाले जीवों को रिकॉर्ड करते हुए 10 साल बिताए हैं। एलिफेंट्स, ब्लैक पैंथर, वाह, टाइगर। क्या यहाँ काफी टाइगर्स हैं? लगता तो है, क्योंकि हमें काफी फुटप्रिंट्स मिले हैं। अच्छा, ये लोग कौन है? ये बाटेक ट्राइब के लोग हैं। तो ये शहरों या गांव में नहीं रहते हैं, ये यहाँ जंगल में ही रहते हैं। Okay. लेकिन ये खाने की तलाश में एक से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं। मैं इन बाटेक लोगों को और ज्यादा जानना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इस बड़ी मछली पर ध्यान बनाए रखना है। मैं सोच रहा हूँ कि पता नहीं इस पानी में क्या है। क्या तुमने कभी कोई एरापाइमा को देखा है? मैंने कुछ साल पहले एरापाइमा के बारे में अफवाहें सुनी थी, लेकिन मैंने इसे कभी देखा नहीं है। यानी तुम्हें ये मछली कभी मैंने नजर बस नहीं इसके आई? किस्से सुने, लेकिन कभी देखा नहीं है। इसके बाद खैरुल ने मुझे जो बताया, उससे मेरी जांच पड़ताल के रास्ते पूरी तरह खुल गए। जब मैं छोटा था तो हम लोग पिकनिक पर जाते थे। हमने कुछ गायों को पानी के किनारे देखा जो पानी पी रही थी। तभी अचानक मगरमच्छ जैसा कोई बड़ा सा जानवर पानी से निकला। उसने बछड़े को पकड़ लिया और फिर उसने उसे पानी में खींच लिया, लेकिन वो मगरमच्छ नहीं था। यानी कि यहाँ पर मगरमच्छ नहीं होता है? मगरमच्छ नहीं था। यानी ये कोई मछली हाँ, थी? वो मछली थी, मैं श्योर हूँ। और इसने अचानक से किसी बछड़े को पानी में खींच लिया। तुम्हारे पूरे परिवार ने ये देखा। तो क्या तुम्हें अंदाजा है कि ये जानवर कौन था? हम इसे टापा कहते हैं। टापा? टापा बहुत बड़ी मछली होती है। टापा ही इकलौती ऐसी मछली है जिसने मुझे मात दी है। भारत में इसके पेट में इंसानी अंग पाए गए हैं और वहां इसे कहते हैं सर्रेंग। बहुत से हिंदू इसे पवित्र मानते हैं और कहते हैं कि इससे दूर ही रहना चाहिए। अब ये भी कांटे में फंसी है, मुझे लग रहा है। काश मैंने इन लोगों की बात सुनी होती। मैंने इसे जितना ज्यादा पकड़ने की कोशिश की, मुझे जैसे इसका कर्स लगता गया और आज तक मेरे हाथ खाली ही हैं। शायद इसकी वजह से ही मैं भारत लौट रहा हूँ, इस टूटी लाइन की वजह से। ये देखिए, टापा की लंबाई किसी इंसान जितनी हो सकती है और यह मलेशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली है। यह हवा निकलती है, जो किसी कैटफिश के लिए एक अनोखी बात है, और अपने साइज के बावजूद ये बहुत तेज है। खैरुल की कहानी सुनने के बाद मैं सोच रहा हूं कि कहीं इन हादसों के लिए टापा ही तो जिम्मेदार नहीं है। एरापाइमा की ही तरह टापा भी मांसाहारी है और ये भी पानी से बाहर छलांग लगा सकती है। लेकिन अगर इस हादसे के पीछे एरापाइमा या टापा ही है, तो फिर इस झील में इनमें से कौन मौजूद है? कुछ फंसा है। मैं इसे नाव में लाने वाला हूं। मैंने अपने लिस्ट के हिसाब से तीसरे शिकारी को फंसा लिया है। काफी गुस्से वाली मछली है। स्नेक हेड का साइज बेशक छोटा है,
लेकिन अपने गुस्से से ये उसका मुकाबला कर रही है। इसके दांत किसी छुरे जैसे लग रहे हैं। ये किसी दूसरी मछली के मांस को इनसे बड़ी आसानी से काट सकती है। ये आरी के दांतों जैसे ही हैं। अगर ये अपने सिर को दाएं बाएं हिलाएगी तो जो भी मांस ये खा रही है उसे आसानी से काट लेगी। अपने बच्चों को बचाने के मामले में ये बहुत ही एग्रेसिव हो जाती है। इन्हें तो लोगों को पकड़ते भी देखा गया है। लेकिन अपने गुस्से के बावजूद ये मछली वो नहीं है जिस पर मुझे शक है। हालांकि इसे जायंट स्नेकहेड कहा जाता है, लेकिन इनका ज्यादा से ज्यादा वजन करीब 18 किलो ही रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि इतने साइज की कोई स्नेकहेड मछली पानी से बाहर कूदकर किसी इंसान को नाव से खींच लेगी। किसी कथित मॉन्स्टर से बहुत छोटी है। किसी भी और सुराग का मिलना फायदेमंद होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो कोई भी इस तैरती हुई हाउसबोट में रहता होगा उसे इसके बारे में जरूर जानकारी होगी। इसके मालिक हैं मॉक्सान नाम के एक मछुआरे। इन्होंने मुझे बताया कि ये इस जगह इस झील के बनने के वक्त से ही रहते आए हैं। क्या आपने पानी में कोई अजीब सी मछली देखी है? लोग कहते हैं कि यहाँ एरापाइमा मौजूद है। क्या आपने उसे कभी देखा है? खैरुल की तरह ही इन्होंने भी एक एरापाइमा के बारे में अफवाहें सुनी हैं, लेकिन इन्होंने उसे खुद नहीं देखा है। ये बता रहे हैं कि हालांकि इस मछली के सिर पर एक बड़ा इनाम है, लेकिन वो आज तक किसी को नहीं मिली है। एक और मछली है जिसमें मेरी दिलचस्पी है और वो है टापा। क्या आपने इस मछली को कभी देखा है या पानी की सतह से बाहर आकर किसी मछली या जानवर को या किसी जीव को पकड़ने की कहानी के बारे में सुना है? यहाँ की वादियों में पानी भरने से पहले यहाँ नदियों में काफी टापा हुआ करती थी। मॉक्सान बता रहे हैं कि इन्होंने इसके कुत्तों और जंगली शुकरों को पकड़ने की कहानियां सुनी हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस झील में एक और किस्म का कातिल भी छिपा हुआ है और ये कोई मछली नहीं है। वाह, हम अभी पानी की सतह पर मौजूद जीवों पर टापा के हमलों की बात कर रहे थे और इन्होंने मुझे अभी अभी ये बताया कि आपको किसी चीज से होशियार रहने की जरूरत है। मुझे लगा कि ये किसी भंवर की बात कर रहे हैं। ये भंवर नहीं है, यहाँ पानी चक्कर नहीं खाता। यहाँ पानी में से बुलबुले उठते हैं जिनकी शुरुआत छोटी होती है, लेकिन फिर ये करीब 12 मीटर की चौड़ाई जितने इलाके में फैल जाते हैं और ये इलाका इस नाव की चौड़ाई से भी ज्यादा होगा। ये बता रहे हैं कि तली से मिट्टी और हवा वगैरह ऊपर की तरफ आने लगती है। माना जाता है कि कुछ गहरी झीलों से जानलेवा गैसेस भी निकलती हैं। ये कह रहे हैं कि ये मामला बहुत ही खतरनाक है और बहुत डरावना है। खासकर अगर आप किसी छोटी बोट पर हैं तो आपको इसके आसपास नहीं जाना चाहिए। कहीं गायब बोटमैन के लिए यही अजीब चीज तो जिम्मेदार नहीं। एक बात मेरे जहन में साफ होती जा रही है कि ये जो झील है ये मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। मॉक्सान की चेतावनी ने मुझे परेशान कर दिया है। मुझे इस जगह के बारे में जितना ज्यादा पता चल रहा है ये मुझे उतनी ही खतरनाक लग रही है। अरमान, ये लट्ठे कैसे हैं? यहाँ तो काफी सारी लकड़ियां हैं। ऐसा बड़ी लहर की वजह से होता है और ये खतरनाक है। बड़ी लहर से तुम्हारा मतलब कितनी बड़ी? शायद वो लहर इस चट्टान की आधी ऊंचाई जितनी होगी। तो ये एक ऐसी नदी है जो कि झील में गिरती है। ये इलाका काफी पहाड़ी है और यहाँ कभी कभी बहुत ज्यादा बारिश भी होती है। यानी कि जब बारिश होती है तो यहाँ पर बहुत सारा पानी तो आता ही है, लेकिन उसके साथ साथ इस तरह के बहुत बड़े बड़े लट्ठे भी नीचे पहुंच जाते हैं। इस पानी के नीचे आने के दौरान तो मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहूंगा। जानलेवा हमलावरों की लिस्ट लंबी होती जा रही है, तो मुझे इस बारे में फिर से सोचना होगा। मैं यहाँ एक कातिल एरापाइमा की अफवाहों को सुनकर आया था, लेकिन अब मेरी लिस्ट में 2 मछलियां हैं और एक वजह और भी है। पर हो सकता है
कि आखिरकार यह राज खुलने ही वाला हो। मुझसे एक शख्स ने संपर्क किया है जिसका दावा है कि उसने झील में मौजूद इस बड़े से जीव को देखा और उसकी तस्वीर ली है। मैं बस उनके बारे में इतना ही जानता हूं कि वो एक मछुआरे हैं और उनका नाम है मैट रैम्बो। हेलो हेलो, आप ही मैट है ना? या। हेलो, मैं जेरेमी हूँ। आपने झील में एरापाइमा को देखा था। आप मुझे बता सकते हैं कि उस वक्त एग्जैक्टली हुआ क्या था? Saya sedang memancing ikan kelah. Lepas tu saya nampak tepi tu ada macam ikan besar kan. एक शाम ये झील पर मछली पकड़ने गए थे। ये अपनी नाव में थे और ये अकेले थे। Super macam ikan naga. Saya ambil gambar. तभी इन्होंने उस मछली को देखा जो पानी में करीब 2 मीटर की गहराई पर थी और नाव उसकी तरफ बढ़ रही थी। Datang tu, अच्छा, dia perasan bot lari. यानी आपने उसे हैरान किया। मछली वहाँ थी, नाव उसकी तरफ बढ़ी और वो अचानक से वहाँ से भाग गई। Kelabu. ये बता रहे हैं कि उसका रंग पेल ग्रे था, लंबाई थी करीब 2 मीटर और ये बात एरापाइमा से मिलती जुलती है। लेकिन इनकी कहानी में एक ट्विस्ट भी है। Sebab kemarin ada pakai handphone. Handphone sudah hilang. इसकी तस्वीर आपके फोन में थी और वो फोन पानी में गिर गया था, तो अब कुछ नहीं हो सकता। इन्होंने एरापाइमा के बारे में काफी किस्से सुने हैं, तो इनके मुताबिक वो पक्के तौर पर वही थी। इन्होंने फोन से उसकी तस्वीर खींची थी। वो ज्यादा साफ तो नहीं थी, लेकिन उसे उसके जरिए पहचाना जा सकता था। लेकिन बदकिस्मती से इनका फोन झील में गिर गया। यानी झील ने मछली का जो सबूत दिया था उससे वापस लिया, लेकिन ये पक्के तौर पर कह सकते हैं कि वो एरापाइमा मछली ही थी। एरापाइमा हो या ना हो, लेकिन अब मुझे वो कहां मिलेगी शायद पता चल गया है। मैं उस एक फोटो को दोबारा देखने को उत्सुक हूं जो मौजूद है। इस फोटो को ऑनलाइन पोस्ट किया गया था। यहाँ मेरे लिए ये अहम सुराग है। इस जगह की जो मिट्टी है, अगर आप इस झील के आसपास देखें, यहाँ नजर दौड़ाएं तो मिट्टी का रंग लाल और केसरिया है, जबकि तस्वीर वाली मिट्टी सफेद या ग्रेइश है। यहाँ इधर पीछे बैकग्राउंड में ये एक घर है जो इस झील के आसपास मौजूद किसी भी इमारत जैसा नहीं दिखता। तो बेशक ये एक बहुत बड़ी एरापाइमा की असली तस्वीर है, लेकिन इस तस्वीर को यहाँ तो नहीं खींचा गया। अगर इन हादसों के लिए किसी तरह का कोई जीव वाकई जिम्मेदार है, तो मुझे यकीन है कि ये वो मछली नहीं हो सकती जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। ये हो सकता है कि यहाँ इस झील में कोई ऐसी एरापाइमा हो जिसे कोई यहाँ छोड़ गया हो। लेकिन अगर ऐसा है भी, तो क्या मैं ये मान जाऊं कि इसने किसी को किसी नाव से खींचा या किसी डाइवर को टक्कर मारी होगी? जब एरापाइमा लोगों पर हमला करती है तो 2 बहुत ही खास तरह के हालात होते हैं। पहला ये कि अगर वो किसी जाल में बुरी तरह से फंस जाए, और दूसरा ये कि एरापाइमा अपने घोंसलों की हिफाजत कर रही हो। अब यहाँ एरापाइमा को जाल में फंसाने की कोशिश तो कोई नहीं करता, और यहाँ घोंसला बनाने के लिए जरूरी है कि 2 एक प्रजाति के नर मादा एक दूसरे को ढूंढकर एक ब्रीडिंग पेयर बना लें, तो नहीं करता। और यहाँ घोंसला बनाने के लिए जरूरी है कि 2 एक प्रजाति के नर मादा एक दूसरे को ढूंढकर एक ब्रीडिंग पेयर बना लें। तो इन सब बातों को सोचते हुए मैं अब एक ही नतीजे पर पहुंचा हूं। किसी इतनी बड़ी झील में किसी एरापाइमा का शिकार बनने जैसे हादसे होने की गुंजाइश लाखों में एक होती है, तो उसे दोषी नहीं ठहरा सकते। मुझे नहीं लगता कि इस हादसे के लिए कोई एरापाइमा जिम्मेदार होगी, और इसी वजह से अब मैं अपना पूरा ध्यान दूसरे सस्पेक्ट पर लगा रहा हूं। ये इकलौता ऐसा रिवर मॉन्स्टर है जो मुझे हमेशा चकमा देता रहा है। टापा का साइज सचमुच बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन क्या वो जानबूझकर लोगों पर हमला करती है? भारत में इनके पेट से इंसानों के जो अंग मिले हैं वो मरे हुए लोगों को खाने की वजह से भी हो सकते हैं। इससे पहले कि मैं इस मछली पर दोष डालूं,
मुझे इससे जुड़े सबूत ढूंढने होंगे। मुझे मलेशिया के एक और हिस्से से हमलावर टापा से जुड़ी कहानियां मिल रही हैं, तो मैं बोर्नियो आइलैंड पर मौजूद सारावेक जा रहा हूं। टापा भी यहां खाली बैकवाटर्स में नहीं बल्कि व्यस्त नदियों में रहती है, जहां लोग रहते हैं, काम करते हैं और खेलते कूदते हैं। मुझे बताया गया है कि पांडान गांव में बहुत से माँ बाप अपने बच्चों को पानी से दूर रखते हैं कि कहीं ऐसी कोई मछली उन्हें खींच ना ले जाए। अच्छा, तो मैं उस तरफ से जाऊं? थोड़ी पूछताछ के बाद मैं मडाही नाम के एक शख्स के पास पहुंच जाता हूं, जिन्हें आज भी वो दिन याद है जब कोई उनके घर के सामने मछली के हमले का शिकार हुआ था। 10 tahun yang lepas lah, memang ada sih dengar. उस लड़के की उम्र 3 या 4 साल थी। वो एक प्लेटफॉर्म पर अपनी माँ और पिता के साथ था। Ada masa seorang memang ada buat di atas jelatung, memang ada. Tidak banyak ikan apalah. माँ बाप दोनों ही अपने रोज के कामों में बिजी थे। Memang di atas jelatung. Ada juga di rumah, tidak semua lah. लोग यहाँ अपने बच्चों को अकेले नहाने नहीं देते हैं, वो हमेशा उन पर निगरानी रखते हैं। Kami ni main-main ikan keluar, dia bawa macam gelembung bah. Tu dia मडाही बता रहे हैं कि सतह पर बुलबुले नजर आए थे। keluar tenggelam itu ikan. ये मेरे लिए एक अहम डिटेल है, क्योंकि टापा मछलियां हवा को निगल और फिर उगल कर अपनी बुयंसी को कंट्रोल करती हैं। 3% sejam mandi di jelatung. अचानक स्प्लैश हुआ और किसी जीव ने लड़के की टांग पकड़ ली। लड़का बड़ी आसानी से गायब हो सकता था, लेकिन उसके चौकन्ने पिता ने उसे बाहर खींच लिया। अगर पिता ने फौरन कदम नहीं उठाया होता तो शायद बच्चा गायब हो जाता। और ये जीव कोई मगरमच्छ तो नहीं है? Bukan. अच्छा, यानी वो कोई मछली थी, कोई मगरमच्छ नहीं था, है ना? Iya. Memang ikan tapa. बच्चे की टांग पर निशान थे। इन लोगों के अंदाजे के मुताबिक उस मछली का वजन 27 से 31 किलो के बीच रहा होगा और ये हादसा नदी में कुछ 100 मीटर की दूरी पर हुआ था। मडाही के अलावा इस नदी के आसपास से एक ऐसी मछली की और भी रिपोर्ट मिली है जो बतखों और कुत्तों के अलावा बोट प्रोपेलर्स पर भी हमला करती हैं। टापा पहले भी एक बार मेरी लाइन को काट चुकी है। ये तो निकल गई। और मैंने ठान लिया है कि मैं इसे दूसरी बार जाने नहीं दूंगा। लेकिन पहले मुझे यह पक्का करना होगा कि इसमें किसी इंसान को निशाना बनाने लायक ताकत और हिम्मत है। लोगों का कहना है कि आपके पास पानी में मौजूद किसी जीव के बारे में कोई सूचना है। गांव के एक बुजुर्ग नियालिंग मुझे बता रहे हैं कि ये मछली तो बड़े आदमी को भी आसानी से शिकार बना सकती है। Bila dia mandi itu tapah pun takap dia, takap. ये एक ऐसे हादसे के बारे में बता रहे हैं जिसमें विक्टिम छाती तक गहरे पानी में था। एक आदमी यहाँ इस नदी में पूरे कपड़े उतार कर नहा रहा था। Orang itu kena takap itu ikan tapah. और तभी टापा ने उस पर हमला कर दिया। ये हादसा तो कई ज्यादा गंभीर लग रहा है क्योंकि उसने कुछ नहीं पहना हुआ था, इसलिए उसके एक टेस्टिकल को टापा ने बुरी तरह से काट लिया। Hilang sebelah dia punya. ये एक बहुत ही ज्यादा गंभीर चोट है। हालांकि वो शख्स बच गया, लेकिन ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी कोई टापा मछली किसी को भी अपना शिकार बना सकती है। किसी नदी में किस तरह के जीव हैं, ये जानने के लिए मैं अक्सर वहां के बाजार जाता हूं और वहां मुझे काफी इंफॉर्मेशन मिलती है। हफ्ते में एक बार कई किलोमीटर दूर से लोग यहां अपना सामान बेचने आते हैं। यहां तीखी मिर्चों से लेकर खाने लायक कीड़ों तक सब मिलता है। यहां मेरे सामने खारे पानी वाली कुछ मछलियां पड़ी हुई हैं, लेकिन मेरी दिलचस्पी नदी से निकाली जाने वाली मछलियों में है। तुम्हारे हिसाब से आज कौन सी मछलियां मिलने वाली हैं?
ये जानने के लिए मुझे ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। और अगर मैं गलत नहीं सोच रहा हूँ तो ये मेरे मेन सस्पेक्ट का छोटा रूप है। टापा टापा? लेंगे? तो ये है टापा मछली। आखिरकार मछलियां आ ही गई हैं। मैं धक्का मुक्की करके यहाँ आगे नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इस मछली को करीब से जरूर देखना चाहूंगा। देखिए इसे देखने के लिए मैंने काफी इंतजार किया है। इसकी गहरे रंग की फोक टेल है। मुझे लगता है कि इससे शायद इसे एकदम तेज रफ्तार मिलती होगी, और ये बात उन कहानियों से मेल खाती है कि ये अचानक पानी से बाहर उछल जाती हैं। इसके पेट के नीचे के हिस्से पर काटने के निशान हैं, और जो लोअर जॉ है वो अपर जॉ से आगे निकला हुआ है। पानी से बाहर निकलकर शिकार पकड़ने वाली मछलियां ऐसी ही होती हैं। और ज्यादातर कैटफिश के उलट इसके मुंह में रास्पिंग पैड नहीं है, बल्कि ये दांत हैं। जब ये शिकार को पकड़ लेती हैं तो वो भाग नहीं सकता, ये उसे निगल लेती हैं। ये सीधा इनके बड़े से मुंह में समा जाता है। इसके गले के पिछले हिस्से में क्रशिंग पैड्स मौजूद है। इसका पेट काफी लचीला होता है, जो 2 या 3 गुना तक फैल जाता है। इसके पेट में काफी ताकतवर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, तो पेट में जाने वाला कोई भी शिकार 24 घंटे में ही खत्म हो जाता है। ये काफी बड़ी हो जाती हैं। इनका वजन 68 से 90 किलो तक हो सकता है, यानी किसी इंसान जितना। ये मछली तो छोटी है। यहाँ ये सबसे बड़े साइज की टापा मछली थी, और इससे मुझे अपनी जरूरत की तमाम जानकारी मिल गई। इस नदी में काफी मछलियां पकड़ी जाती हैं, तो इस पर अपनी उम्मीद लगाना गलत हो सकता है। लेकिन अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां? टापा इकलौती ऐसी मछली है जिसने मुझे मात दी है, तो मैं स्कोर बराबर करने के लिए एक दांव खेलने को तैयार हूं। यह है बाटेक ट्राइब। तो मैं फिर मेनलैंड पर लौट आता हूं। यहां टमा नेगारा के जंगलों में रहने वाली एक हंटर जनजाति से मिलने के लिए स्पेशल परमिशन हासिल कर लेता हूं। मुझे पता चला है कि बाटेक लोग भी मछलियों का शिकार करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि उन्हें टापा और उसकी लोकेशन के बारे में जरूर पता होगा, लेकिन ये नहीं पता कि वो किसी बाहरी इंसान को यहां आने देंगे या नहीं। ये है मिस्टर जेरेमी। मिलकर अच्छा लगा। इनसे मिलिए। यहाँ मौजूद बाटेक लोगों के पूर्वज अफ्रीका से ताल्लुक रखते हैं। कैंपुंग में इनका बर्ताव काफी दोस्ताना लगा, और हमारी बातचीत जल्दी ही टापा मछली की तरफ मुड़ गई। यानी वो मछली काफी लंबी है, काफी बड़ी। इस टेबल जितनी लंबी? जी हाँ, काफी लंबी मछली होती है वो, इस टेबल जितनी। और थोड़ी देर बाद मुझे और मेरे गाइड रोसलान को लोगों ने सहमा देने वाले किस्से सुनाने शुरू कर दिए। तो मछली ने पीछा किया, लेकिन तुम्हें पकड़ा नहीं। तो नाव से जो चीज टकराई थी वो कोई लट्ठा या पेड़ नहीं था, वो कुछ और ही था। इन मछुआरों के साथ बातें करना आसान है, जो लगातार अपनी जानकारी मुझसे शेयर करना चाह रहे हैं। अगर मुझे ऐसी मछली पकड़नी हो तो आप मुझे बता सकते हैं ऐसी कोई नदी? जल्दी ही मुझे बहुत सारी सलाह मिल गई, जिन्हें मैंने नोट कर लिया। वाकई मैं सही जगह आया हूँ। ये लोग वाकई एक बड़ी और हमलावर मछली की बात कर रहे हैं जिसकी ये इज्जत करते हैं। तो अगर मुझे इसे पकड़ना हो तो मजबूत टैकल चाहिए और मेन नदी से निकलकर धारा में जाना होगा। बाटेक लोगों की सलाह मानते हुए मैं जंगल में और अंदर की तरफ बढ़ जाता हूँ। ये पानी फिशिंग के लिए एकदम सही लग रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तेज बारिश होने पर हालात बहुत जल्दी बदल जाएंगे। किसी टापा को उकसाने के लिए शायद मुझे अपने कांटे में कोई ज्यादा ललचाने वाली चीज लगानी होगी, और रोसलान इस बात से सहमत हैं। इनका कहना है कि कोई टापा मछली जिंदा जीव बहुत पसंद करती है। ये करीब ये बता रहे हैं कि इन्होंने एक बार टापा को पेड़ की डाल से एक बड़े बंदर को पकड़ते हुए देखा था। तो टापा फौरन पानी से बाहर आई और पकड़ लिया।
और गायब। और तुमने वो देखा? हाँ, मैंने देखा। इस बीच बोटमैन मुझे ये बता रहे हैं कि उन्होंने एक टापा को 2 मीटर लंबी एक जिंदा मॉनिटर लिजर्ड को निकलते हुए देखा था। ये टापा कितनी बड़ी थी? Saya tak pasti 60 ke 70 kilo. ये कह रहे हैं कि 60 या 70 किलो की तो रही होगी। यानी वो मछली काफी बड़ी थी। रॉसलैंड को लगता है कि किसी बेट फिश को पकड़ने के लिए सबसे अच्छी जगह होगी मेन रिवर। यहां कई छोटी मछलियों की प्रजातियां मिल जाती हैं और इन्हें पकड़ने का सबसे फुर्तीला तरीका है जाल। इसको फोल्ड कर लेते हैं। इस तरीके को मैं काफी टाइम बाद इस्तेमाल कर रहा हूं। ये ठीक है? ओके। और ये तकनीक मैं थोड़ी बहुत भूल गया हूं। हाँ, बहुत ही बढ़िया। ये शायद गलत हो गया। कोई बात नहीं। फिर ट्राई करता हूँ। 1 2 3। हाँ, बढ़िया। इस बार ठीक हुआ। चौथी कोशिश। अब मेरी कोशिशें बेहतर होती जा रही हैं। लेकिन बस एक ही प्रॉब्लम है, हमारे हाथ सिर्फ टहनियां ही लग रही हैं। तो अब मैं ये काम रॉसलैंड के हवाले कर रहा हूं। अरे वाह, मछली फंसी है। 3 है। ये शायद मासीर है। ओह, चलिए देखें। इसे कहते हैं रोम। ये एक बढ़िया चारा साबित होगा। किस्मत ने साथ दिया तो टापा को ये बहुत पसंद आएगी। इधर टापा वाले इलाके में मेरे पास काम शुरू करने के लिए काफी बेट फिश इकट्ठा हो गई हैं और रॉसलैंड खास तौर पर मुझे इस मछली को रिकमेंड कर रहे हैं। ये मछली कुछ खास नहीं लग रही है, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि टापा मछली को इसके मुंह पर मौजूद इन विस्कर्स से जलन होती है, क्योंकि उसके जो विस्कर्स हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। तो इस मछली को देखकर उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। इससे लगता है कि टापा वाकई एक ऐसी मछली है जिसे बहुत गुस्सा आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि बात बन जाए। मैं नदी के एक गहरे हिस्से में मछली पकड़ने का फैसला करता हूं। और कुछ ही मिनटों में कोई ताकतवर मछली बेट को पकड़ भी लेती है। ये तो नाव के नीचे आ गई और खींचो। ये तो स्नेक हेड है। फ्लोट गायब हो गया तो मुझे लगा कि ये शायद टापा हो गई और मैंने बड़ा बेट इस्तेमाल किया था। मैं करीब 1.5 किलो की एक कैटफिश को बेट के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। इससे मुझे याद आया कि मछलियाँ हमारे जैसी बिल्कुल नहीं होती हैं। हम तो खाने को छोटे टुकड़ों में काट कर चबाते हैं, जबकि मछलियाँ अक्सर ही अपने पूरे खाने को निगल जाती हैं। ये बहुत ही ताकतवर मस्कुलर फिश है और आप देख सकते हैं कि इन्हें स्नेक हेड क्यों कहा जाता है। इनका सिर सांप जैसा होता है। वाकई इस मछली ने मुझे खुश कर दिया। लग रहा है कि अब मैं किसी टापा को पकड़ने के लिए तैयार हूं। जाहिर है कि यहां शिकारी तो मौजूद है, लेकिन शुरू में अच्छी शुरुआत के बाद असली मछली मेरे बेट को नहीं ले रही है। दिन उगता है
तो मिला जुला नतीजा सामने आता है। रात बीत चुकी है, 12 घंटे बाद भी दोनों बेट सही सलामत है, लेकिन रॉसलन मेरे लिए कुछ लेकर आए हैं। ये देखिए। जिसने भी इसे काटा है अपनी पहचान छोड़ दी है। वो यकीनन एक टापाई है। हुक यहाँ है और इसे देखकर लग रहा है कि उसके दांत क्या कुछ कर सकते हैं। रॉसलान के बेट का ये हाल बनाने वाला जानवर अब दोबारा बेट लेने से डरेगा। तो अब मेरे सामने आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कहीं इस मछली का कर्स मुझे फिर से तंग करने तो लौट नहीं आया। लग रहा है शायद मानसून शुरू होने वाला है। अगर ऐसा होता है तो बारिश होनी शुरू हो जाएगी, तो पानी बढ़ने लगेगा और मुझे बताया गया है कि फिर मछलियां नहीं मिलेंगी। और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि मैं उसे जरूर पकड़ूं। तो ये सच है कि वक्त निकल रहा है। मैं मछली पकड़ने की नई जगह ढूंढ रहा हूं और मॉनसून अपना पहला हमला शुरू कर देता है। गरजता हुआ तूफान गुजर जाता है, लेकिन ऐसी भारी बारिश के बाद कुछ ही घंटों में नदियों में पानी बढ़ सकता है। मछली पकड़ना नामुमकिन हो सकता है। पहले की ही तरह अगर मैं किनारे पर रहूंगा तो कीमती वक्त बर्बाद होगा। इसीलिए मैं नाव से मछली पकड़ने का फैसला करता हूं। अब मैं सिर्फ इंतजार और उम्मीद ही कर सकता हूं कि मछली से जुड़ा ये कर्स मुझ पर अपना असर नहीं दिखाएगा। मछली फंसी है। लेकिन एक मुश्किल आ गई है। इधर पेड़ है, मुझे उधर जाना पड़ेगा। शायद ये पेड़ की उस साइड है। नाव को बीच में रखो, बीच में रखो। ये ऊपर आ रही है। क्या आप रेडी हैं? हाँ रेडी हूँ। ओके 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 ओके, ये ऊपर आ रही है, ऊपर आ रही है। नेट डालो, उठाओ उठाओ उठाओ, चलो। पकड़ ली। हाँ, मिल गई। टापा, फाइनली पकड़ ली। चलो वापस चलते हैं। आखिरकार टापा से जुड़े कर्ज से मैं आजाद हो ही गया। चलो अब जरा इसे करीब से देखें। इसकी लंबाई तो कुछ ज्यादा ही है। लगता है इस मछली की आंखें इसके पेट से भी बड़ी हैं। कुत्ते, बड़ी छिपकलियां, एक बछड़ा, यहां तक कि एक इंसान भी। मैंने इसकी फीडिंग हैबिट्स के बारे में इतना कुछ सुना है कि जान गया हूं कि यह मछली खतरनाक है। तो लेक केनियर के उस बोटमैन और डाइवर के बारे में क्या कहा जाए? क्या वो वाकई एक टापा का शिकार हुए थे? एक चीज जो मुझे परेशान कर रही है वो है इसके दांत। ये बहुत ही तेज हैं और बहुत सारे हैं। अगर ऐसी कोई मछली पानी में उछलकर आपको पकड़ ले तो आपके हाथ या पैर की हालत बिल्कुल इस तरह की होगी। लेकिन लेक केनियर में मिली उन दोनों ही लाशों पर खरोंचें थी ही नहीं। ये जीव मुझे लंबे वक्त से चिढ़ाता आया है, लेकिन ये बात इसे कातिल नहीं बनाती। ये भी हो सकता है कि असली मुजरिम कोई जीव हो ही नहीं।
लेकिन अगर कैनियर में हुई 2 मौतें एक राज बनी भी रहती हैं, तो भी ये सारी कोशिश बेकार नहीं गई।